तो गाइज आज हम पढ़ रहे हैं यूरेटर, क्योंकि हमने पिछली क्लास में हमने किडनी नेफ्रॉन तक ख़त्म कर लिया था। नेक्स्ट वी हैव यूरेटर। यूरेटर में डील करते हैं। सबसे पहले यूरेटर क्या है? एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जो कि किडनी से लेके और ब्लैडर तक किडनी को ब्लैडर को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब जो कि कनेक्ट करता है किडनी टू ब्लैडर। Okay, so urine formed in the nephron drains into ureter. नेफ्रॉन में यूरिन बनता है एंड और ये यूरेटर में आ जाता है, नेफ्रॉन से यूरेटर में। ओके, नेक्स्ट इसकी अब लेंथ की बात कर लेते हैं कितनी होती है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले 24 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, एंड जो इसका डायमीटर है वो है 3 to 4 mm in diameter. Okay, and next, originate in the lower portion of the renal pelvis and terminates in at trizone of bladder. Okay, and right ureter is slightly shorter than left. जो हमारा right ureter है वो छोटा है किससे? लेफ्ट से। शॉर्टर देन ज़्यादा नहीं, मतलब स्लाइटली शॉर्टर देन लेफ्ट वन। फिर अब ड्यू टू किसकी वजह से ये छोटा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा लिख लो, ड्यू टू पोजीशन ऑफ द किडनी। अगर आपसे कोई पूछे तो किस वजह से छोटा है तो आप बता सको इसको, पोजीशन ऑफ द किडनी। ठीक है, नेक्स्ट, यूरेटर्स इज लाइंड विद ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है, और इट हैज 3 नैरो पोर्शंस। ओके, 3 नैरो पोर्शंस है इसके पास, वो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आता है हमारे पास यूटेरोपेल्विक जंक्शन। यूटेरोपेल्विक जंक्शन, उसके बाद आता है यूरेट्रल पार्ट नियर सैक्रोइलियक सेगमेंट। यूरेट्रल पार्ट नियर सैक्रोइलियक जंक्शन या फिर सेगमेंट। एंड नेक्स्ट, यूट्रोविस्कल जंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नैरो पोर्शंस ऑफ द यूरेटर आर मोर प्रोन टू डेवलप स्ट्रक्चर एंड कैलकुलाई। ठीक है, दे आर 3 लेयर्स ऑफ यूरेटर
दैट इज 3 लेयर कौन कौन सी होती है? दैट इज फर्स्ट म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर, एंड एडवेंटिटिया। ठीक है, ये हमारी 3 लेयर होती है। म्यूकोसा क्या होता है? इट इज द इनर लेयर मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एंड मस्कुलर लेयर, मिडिल लेयर consist of 2 longitudinal layer with a middle circular layer. The layer generates ureteric peristaltic motion, and जो हमारी थर्ड लेयर है एडवेंटिटिया consist of elastic fiber and dense collagen. Okay, and next urinary bladder. urinary bladder so urinary bladder क्या होता है? muscular hollow organ located behind pubic bone, muscular hollow organ located behind pubic bone. Okay, 4 layers from inside to outside. यूरिनरी ब्लैडर में 4 लेयर होती हैं इनसाइड से लेके आउटसाइड। तो 4 लेयर कौन कौन सी होती हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो म्यूकोसा एंड देन सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, एंड देन सेरोसा और एडवेंटिटिया एडवेंटिया। ठीक है, इससे आउटर मोस्ट और ये हमारी हो जाएगी इनर मोस्ट। डन। फिर हमारी इन infancy bladder is an abnormal abdominal organ, later it descend into the pelvic cavity. Okay, अब कैपेसिटी की बात कर ले तो ये 300 से लेके 600 ml ऑफ यूरिन इन एडल्ट। ठीक है, उसके बाद bladder is lined with transitional epithelium, and in adult bladder filling the empty is mediated by sympathetic and parasympathetic nervous system, while in infant it is controlled by the micturition center located in the pons area of ब्रेन स्टेम। अब देखो इसमें क्या बात कही है कि अगर एडल्ट में है तो जो ब्लेडर की फिलिंग और एम्प्टिंग है, मतलब उसको जो फिल करता है और जब वो एम्प्टी होता है तो वो मीडिएटेड होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, जबकि इन्फेंट में ये कंट्रोल करता है पोन्स एरिया जो कि ब्रेन स्टेम का एक वो है पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में क्या होता है? इन मेल्स इट पासिस थ्रू पेनिस, वाइल इन फीमेल इट ओपन्स जस्ट एंटीरियर टू वेजाइना। ये मेल्स में तो पासिस होता है थ्रू पेनिस, पेनिस के थ्रू, एंड जो फीमेल है उसमें हमारी ये एंटीरियर होता है वेजाइना के। अब फीमेल में कितनी इसकी लेंथ होती है और मेल में कितनी इसकी होती है इस पर बात कर लेते हैं। फीमेल में होती है 4.5 सेंटीमीटर
long, and urethra is only for urinating. Only for urinating. ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा जो मेल में ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, इससे 4 गुना बड़ा होता है, ठीक है। कॉमन फॉर यूरिनेशन एंड इजेकुलेशन, ये यूरिनेशन के लिए होता ही होता है, बल्कि ये इजेकुलेशन के भी होता है। यूरिनेशन एंड इजेकुलेशन, ओके। नेक्स्ट हमारा यूरिथ्राइटिस इज मोस्ट मोर कॉमन अमोंग फीमेल देन मेल। जो यूरिथ्राइटिस है मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो वो मेल में कम है, फीमेल में ज़्यादा है। फीमेल इज मोर देन मेल, क्या, यूरिथ्राइटिस। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हाइपोस्पेडियासिस, इसमें क्या होता है, यूरिथ्रा ओपन्स ऑन द अंडर साइड that is ventral surface of penis, and एपिपीडियासिस जो कि यूरिथ्रा ओपन्स ऑन द टॉप साइड ऑफ पेनिस। ओके, दो कंडीशंस आती हैं यहाँ पे, दैट इज हाइपो एंड एपी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 रीजन फॉर द मेल यूरिथ्रा। मेल यूरिथ्रा के 3 रीजन होते हैं, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो कि 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड उसके बाद आता है हमारे पास मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा, ये होता है 1 सेंटीमीटर। एंड देन स्पॉन्जी और पिनाइल, स्पॉन्जी और पिनाइल ये होता है हमारा 15 to 16 सेंटीमीटर। तो इसके 3 रीजंस हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा फंक्शंस ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी की बात करते हैं। सबसे पहले आया था यूरिन फॉर्मेशन। सबसे मेन जो काम है हमारा किडनी का वो है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें भी हमारा जो यूरिन इज फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन थ्रू 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहला आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद आता है सेकंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। एंड देन आता है हमारे पास थर्ड
दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ता हूँ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एज द मिनट पार्टिकल माइन्यूट पार्टिकल और ऑल्सो कैन पास थ्रू इट। ठीक है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है जिससे कि इसमें माइन्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो भी इजीली पास कर सकते हैं। एक्सेप्ट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन ऑल कैन पास थ्रू इट। ब्लड प्लाज्मा और प्लाज्मा ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़कर जो सब कुछ इससे पास हो सकता है। ठीक है, द एफरेंट आर्ट्रियोल्स कैरी द ब्लड टुवर्ड्स ग्लोमेरुलर and efferent arterioles carry the blood away from it. Okay, the efferent arterioles diameter is narrower than efferent artery, which generates hydrostatic pressure. ठीक है, with the help of the pressure the blood filtrate through glomerulus. Net filtration pressure NFP 10 mmHg, जो NFP है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो हमारा 10 mmHg है। उसके बाद GFR फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, GFR रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो हमारा 125 650 ml पर मिनट। देन हमारा एक्चुअल में आ जाएगा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आ जाएगा 19.2%। ओके, नेक्स्ट वी हैव ट्यूबुलर reabsorption. Tubular reabsorption, water is majorly reabsorbed through osmosis, and sodium actively reabsorbed at ascending loop of Henle, and water is passively reabsorbed at descending loop of Henle and collecting duct along with osmotic gradient. Okay, approximately 60 to 70% of filtrate is reabsorbed by PCT and 15 to 20% only goes to DCT। मतलब हमारा PCT 60 to 70% कर लेता है एंड जो बचा कुचा 15 से 20% होता है ये हमारा बस DCT कर पाता है। Reabsorption of glucose, vitamins and amino acids are all absorbed by active transport. Okay, positive charge reabsorb actively, negative charge reabsorb passively, and small protein reabsorbed by pinocytosis. And blood glucose more than 180 mg per deciliter is the renal threshold for glucose। तो ये हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। देन हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। एट PCT hydrogen ion is secreted which maintain blood pH, and cell of DCT secrete potassium ion with the exchange. Some drugs or substances, example penicillin, which are not filtered through glomerulus, are secreted into convoluted tubules. The final product of filtration, absorption and secretion is hypertonics, which is called urine. Okay, जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा वो यूरिन निकल के आता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, तो ये कैसा होता है। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ADH हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो हमारा ADH हार्मोन रिलीज करती है, जो कि क्या करता है। ADH मेक DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट टू द reabsorb more water and nearby produce concentrated urine. Okay, regulation of sodium and potassium in the body controlled by two hormones, aldosterone and angiotensin second। aldosterone mechanism क्या होता है कि retention of potassium is the most life threatening complication of renal failure, and renin angiotensin aldosterone mechanism
increase sodium and water reabsorption leads to increase blood volume and BP. ओके, तो ये हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन और एक्सक्रीशन का काम होता है यहाँ पे. एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच. Blood pH is controlled through buffer system, and carbonic acid and sodium bicarbonate are buffer are blood buffer to maintain its pH. Concentration of carbonic acid under the control of respiratory system. Okay, concentration of bicarbonate अंडर द कंट्रोल ऑफ किडनी. तो ये हमारा कंसनट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड है, ये तो हमारा कंट्रोल कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम. और कंसनट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है किडनी. सोडियम इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय इन डीसीटी in exchange for hydrogen or potassium ion. Okay, regulation of RBC production. When यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ RBC प्रोडक्शन. तो रेगुलेशन ऑफ RBC प्रोडक्शन में क्या होता है, वेयर when there is a decreased oxygen tension in the renal blood flow, kidney produce erythropoietin hormone which stimulate RBC production. विटामिन डी सिंथेसिस क्या होता है कि किडनी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी टू इट्स एक्टिव फॉर्म 125 डाईहाइड्रोक्सी cholecalciferol. Okay, next we have investigations. इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल वैल्यू 1.100 टू 1.030. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, नॉर्मल वैल्यू है यूरिन की, स्पेसिफिक ग्रेविटी. ओके, मेथड ऑफ असेसमेंट मल्टीपल डिपिस्टिक टेस्ट, urinometer and refractometer, and urine analysis. Catch early morning voiding sample in case of female patient with menstruation, indicate it in the form. Okay, तो यूरिन एनालिसिस में क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं जो कि मैंने आपको बताया. पीएच चेक करते हैं 4.6 टू 8.0, ये हमारी पीएच होती है. एंड सोडियम हमारा होता है 40 to 220 मिली इक्विवेलेंट पर 24 आवर. एंड पोटेशियम, तो ये पोटेशियम चेक करते हैं, सोडियम चेक करते हैं, उसके बाद क्लोरीन चेक करते हैं, उसके बाद टोटल नाइट्रोजन चेक करते हैं. ओके, एंड कैल्शियम चेक करते हैं, उसके बाद प्रोटीन चेक करते हैं. ये सब हमारे यूरिन एनालिसिस में आता है. And then urine culture and sensitivity. Urine culture and sensitivity. Urine culture and sensitivity and renal function test are renal function test. इसमें हम सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, ये सब चेक करते हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यू चेक करते हैं. ओके, नाउ इट्स टाइम टू डिसऑर्डर ऑफ रीनल सिस्टम. डिसऑर्डर ऑफ रीनल सिस्टम में क्या होता है कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स, सबसे पहले तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर. ओके, नैरोइंग ऑफ द यूरिथ्रा एज अ रिजल्ट ऑफ कंसंट्रेशन और स्कार. ठीक है, ग्रेजुअल डायलेशन एंड सर्जरी, इंटरनल यूरिथ्रोटोमी आर द
मैनेजमेंट। ठीक है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में अगर कोई भी नैरोइंग होने लग जाती है तो इसका मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यूरेथ्रोटॉमी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव URO यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस में क्या होता है, स्टोन एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, स्टोन हो जाते हैं यूरिन ट्रैक्ट में कहीं भी, जो रीनल कैलकुलाई और नेफ्रोलिथियासिस, स्टोन इन द किडनी। फिर हमारे पास आता है स्टोन इन द किडनी, जो रीनल कैलकुलाई होते हैं इन द किडनी। एंड देन कोजिस क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, presence of crystal forming substance, presence of crystal forming substance। ओके, एंड नाउ फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ यूरिन, यूरिन के अंदर क्रिस्टल बन जाना। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस कैल्शियम फॉस्फेट, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन। एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रिवेंटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं, मैग्नीशियम सिट्रेट एंड नेफ्रोकैल्सिन एंड ऑस्टियोपोइटिन। ओके, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन से होते हैं, इनमोबिलिटी, डिहाइड्रेशन, इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन। तो ये क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर हमने बताया आपको क्रिस्टलाइजिंग प्रिवेंटिंग सब्सटेंस, उसके बाद मैंने आपको बताया पेन इन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। पेन नहीं है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। उसके बाद मैंने आपको बताया पेन इन रीनल कैलकुलाई कैसे होता है, रीनल कैलकुलाई जैसे कि originate in the lumbar region and radiates around the testicles in the man and bladder in the woman. Okay, pain in urethral colic will be radiating toward the genital and area and thighs. Okay, uric acid stones क्या होता है, seen in the patient with gout and myeloproliferative disease. Okay, low purine diet restrict organ meat, mushroom and shellfish is advised। एंड ट्रीटमेंट एलोपुरिनोल, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट इज एलोपुरिनोल, एलोपुरिनोल। एंड alkaline ash diet is recommended। okay, oxalate stone, what is oxalate stone, stone formation occur in the patient with inflammatory bowel disease, ileotomy or bowel reaction, because more oxalate will be absorbed in these patients। Decrease intake of oxalate containing food items such as spinach, chocolate, almond, white bran, tea and peanut। Acid ash diet is recommended। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सलेट स्टोन की। ऑक्सलेट स्टोन में ये सब चेक करते हैं और ये सब होता है। ठीक है, देन वी हैव स्ट्रूवाइट स्टोन।
ट्रूहेड स्टोन, इसमें क्या होता है, ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शन स्टोन, फॉर्म्ड ड्यू टू presently alkaline and ammonia rich urine, okay, composed of magnesium and ammonium phosphate. Acid ash diet is recommended, okay. Then we have crystal stone, cystic stone, ठीक है, formed in patient with the rare hereditary disorder or cystine absorption. Client is instructed to avoid milk, meat, egg, and cheese. Alkaline ash and low methionine diet is recommended. ट्रीटमेंट ऑफ यूरोलिथियासिस, जनरल ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ यूरोलिथियासिस, सबसे पहले जनरल ट्रीटमेंट, जिसमें कि प्राइमरी गोल पेन रिलीफ रखेंगे एंड मोर फ्लूइड इनटेक बढ़ाएंगे अप टू 3 लीटर पर डे एंड स्टोन साइज लेस देन 5 mm करने की कोशिश करेंगे, ट्रीट विद एडुकेट हाइड्रेशन और डाइट। एंड नेक्स्ट हमारा सिस्टोस्कोपी फॉर स्टोन इन लोअर यूरेटर और ब्लेडर, तो वहाँ पे सिस्टोस्कोपी करेंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव uteroscopy, lithotripsy, by inserting a ureteroscope through urethra. A laser beam is directly targeted at a stone to break it down. Average time needed is 30 मिनट, 30 मिनट का ये प्रोसीजर होता है पूरा, ठीक है। And next, ureterolithotomy, open surgical procedure to remove a stone in the ureter, okay. Next we have glomerulonephritis. Next disorder is glomerulonephritis. So inflammation of glomeruli due to infection or autoimmune reaction in the body, तो ये किसकी वजह से होता है, इन्फ्लामेशन और ऑटोइम्यून रिएक्शन हो जाती है तब बॉडी में, तब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन लीड्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, लिख लो, एंटीजन एंड एंटीबॉडी reaction leads to inflammation of glomeruli, ओके। एंड कोजेस की बात करें तो इसका कोजेस कौन से होते हैं, तो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, फर्स्ट कोज ग्रुप ए बीटा हीमोलैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। एंड इम्यूनोलॉजिकल और ऑटो इम्यून डिसीज, ये भी कॉज हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज सच एज सिस्टमिक ल्यूपस, इरेथ्रियोमेटस, SLE जिसे हम बोलते हैं, SLE, ओके। ये सब हमारे कोज होते हैं। टाइप में आते हैं हमारे टाइप्स, अगर ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसके दो होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट की बात करें, एक्यूट में डेवलप विद इन 2 to 3 weeks आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन
एंड क्रॉनिक में बात करें तो डेवलप स्लोली ओवर ईयर्स, ओके, मतलब इसको साल भी लग जाते हैं डेवलप होने में। दिस कैन अकर फॉलोइंग थ्रोट इन्फेक्शन, स्ट्रिप थ्रोट और इम्पेटिगो, ओके। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे पहले तो ग्रोस हेमेचूरिया होगा, ब्लड इज विजिबल इन यूरिन, ओके। ग्रोस हेमेचूरिया, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन यूरिया, उसके बाद डार्क स्मोकी कोला कलर्ड यूरिन, ठीक है। एंड देन इंक्रीज सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फिर इन ओलिगो यूरिया एंड यूरिया, ये सब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो नो पोटेशियम ड्रग ओलिगो यूरिया, ड्यूरिंग ओलिगो यूरिया हम पोटेशियम नहीं देंगे, ठीक है। एंड डेली वेट मॉनिटरिंग करेंगे, ये मैनेजमेंट में होगा सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद हाई कैलोरी लो सोडियम एंड लो पोटेशियम लो प्रोटीन डाइट इज एडवाइज्ड, कैलोरी ज़्यादा होगी लेकिन सोडियम पोटेशियम एंड प्रोटीन कम होगा। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होगा पेनिसिलिन फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ओके। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, रीनल फेलियर, हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर, तो ये सब हमारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेशन हो गया, अब आता है हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें तो characterized by a triad of symptoms such as heavy proteinuria, more than 1 gram per meter square per day, okay, hypoalbuminemia, serum albumin less than 2.5 mg per deciliter, and edema हो सकता है। monitor vital sign mainly BP for hypertension and hypotension due to fluid shift, ओके। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। इसके बाद स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटरिंग एंड एब्डोमिनल ग्रिथ मॉनिटरिंग, ओके। एनीमिया, इसमें एनीमिया देखने को मिलता है, लॉस ऑफ ट्रांसफेरिन प्रोटीन थ्रू रीनल सिस्टम। एंड मैनेजमेंट की बात करें तो डायूरेटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लो सोडियम एंड लो टू मॉडरेट प्रोटीन डाइट, प्रोवाइड सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट एंड कैलोरी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कंपैरिजन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कंपैरिजन करते हैं, तो नेफ्राइटिक में हेमेचूरिया होगा और नेफ्रोटिक में प्रोटीन यूरिया होगा। एंड नेफ्राइटिक में कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए लिख देता हूँ भाई, NEPHRITIC नेफ्राइटिक, और यहाँ पर होगा नेफ्रोटिक, NEPHROTIC नेफ्रोटिक। तो यहाँ पे होगा हेमेचूरिया, यहाँ पे प्रोटीन यूरिया, यहाँ पे एजोटीमा, हाइपोएल्बुमिनिया, यहाँ पे प्रोटीन यूरिया की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 3.5 और यहाँ पे मोर देन 3.5, ठीक है। यहाँ पे ओलिगो यूरिया, यहाँ लिपिड यूरिया, यहाँ पे एडिमा, यहाँ भी एडिमा, यहाँ पे हाइपरटेंशन, ओके। These are the comparison. Next we have acute renal failure. Acute renal failure,
ठीक है। एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है? रैपिड लॉस ऑफ किडनी फंक्शन फ्रॉम रीनल सेल डैमेज। कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर, कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर के तीन टाइप होते हैं, प्री रीनल कोज, इंट्रा रीनल कोज एंड पोस्ट रीनल कोज। तो यहाँ पे लिखते हैं प्री, इंट्रा एंड पोस्ट रीनल कोज। ठीक है। तो प्री में हमारे याद है impaired renal blood flow leads to hypoperfusion in the kidney, volume depletion, इसमें वॉल्यूम डिप्लेशन होता है। ओके। फिर हमारा हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के बाद सेप्सिस, के बाद एनाफाइलेक्सिस। ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे ग्लोमेरुलर डैमेज टू द इम्पेयर्ड फिल्ट्रेशन, यहाँ पे बर्न्स होगा, बर्न, रीनल ट्रॉमा। इसके बाद इन्फेक्शन। ओके। फिर यहाँ पे थर्ड में आ जाते हैं ऑब्स्ट्रक्शन बियॉन्ड किडनी, यहाँ ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन कैलकुलाई, ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर। उसके बाद कैलकुलाई और पोस्ट रीनल इन्फेक्शन, पोस्ट रीनल इन्फेक्शन। ये सब देखने को मिलता है कोजेस के। फेजेस ऑफ रीनल फेलियर कितने फेजेस में होता है? सबसे पहले तो इनिशिएशन होगा, सबसे पहले तो होगा इनिशिएशन, उसके बाद आएगा हमारे पास सेकंड ओलिगोयूरिया, एंड देन डायूरेसिस, उसके बाद रिकवरी। ये चार फेज होते हैं हमारे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटरिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें हमारा स्ट्रिक्ट मॉनिटर करते हैं इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटरिंग। ठीक है। फिर डेली वेट एंड सेम स्केल, सेम टाइम इन मिनिमल क्लोथिंग, तो डेली वेट लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर, हमने एक्यूट रीनल फेलियर पढ़ा अभी, अब हम पढ़ते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर। रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है? एंड स्टेज रीनल डिसीज होती है, जिसमें कि प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, जो कि ठीक नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है, विच लीड्स टू एजोटीमिया एंड यूरीमिया। यूरीमिया सिंड्रोम causes varying symptoms in the body, and it will affect almost all the system of the body. Okay। यूरीमिया syndrome क्या होता है? refer to accumulation of nitrogenous waste in the body due to the inability of kidney to filter them in ARF and CRF, acute renal failure and chronic renal failure। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडिमा, के बाद पेरिकार्डियाइटिस, के बाद हम वीकनेस, फटीग,
एंड कन्फ्यूजन एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें। स्टेजेस ऑफ CKD, क्रॉनिक किडनी डिसीज, एंड 40 to 70% अब स्टेजेस में आ जाते हैं। स्टेज 1 में होता है हमारा 40 to 75% डैमेज, नेफ्रॉन होता है डैमेज। ठीक है, एंड स्टेज 2 में 70 to 90% नेफ्रॉन डैमेज होता है, फंक्शन खो देता है अपने, lost their function। ओके, एंड स्टेज थर्ड में क्या होता है, एंड स्टेज रीनल डिसीज होती है, लेस देन 10% नेफ्रॉन जो है फंक्शनिंग करता रहता है बस। ठीक है, डायलिसिस इज नीडेड इमीडिएटली, यहाँ पे डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगती है, नीडेड इमीडिएटली। अब हम बात करेंगे हीमोडायलिसिस। ओके, हीमोडायलिसिस क्या है? स्पेलिंग थोड़ा सही से लिख देता हूँ भाई, कभी तुमने कहा। Hemodialysis, removal of uremic and nitrogenous waste from the body with the help of a machine। ठीक है, a dialyzer or artificial kidney serve as a semi-permeable membrane in place of renal glomeruli। ठीक है, प्रिंसिपल यूज टू हेमोडायलिसिस। तो सबसे पहले डिफ्यूजन होता है, एंड उसके बाद ऑस्मोसिस। So diffusion में क्या, toxin and waste product move from area to higher concentration of area to lower concentration, that is from blood to dialysate। okay, osmosis में क्या होता है, water moves from area of higher solute concentration to the area of lower solute concentration। and next हमारा होता है अल्ट्राफिकेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है, वाटर मूविंग फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, more efficient method is removing water than osmosis। okay, this can be achieved by applying negative pressure or suction to dilate membrane। bicarbonate or acetate is used to dilate bath preparation। अब हमारा आता है डायलाइजर। डायलाइजर क्या करता है, फ्लैट प्लेट और होलो फाइबर डायलाइजर आर अवेलेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेलोफेन ट्यूब। ओके, तो डायलाइजेट क्या करता है, द फ्लूइड मीडियम पास्ड इन द डायलाइजर फिल्टर, जो कि मेम्ब्रेन होती है, टू एक्सचेंज सोल्यूट विद द ब्लड इज नोन एज डायलाइजेट। The composition of dialysate includes sodium, potassium chloride, and calcium magnesium acetate, bicarbonate, lactate, and glucose। Dialysate flow rate of 500 to 800 ml per minute। कितना फ्लो रेट होता है इसका, 500 से लेके 800 ml पर मिनट will produce an efficient dialyzer। ठीक है, नेक्स्ट ये वेस्कुलर
assist in hemodialysis. सबक्लेवियन और इंट्राजुगुलर फिमोलर femoral ये सब इसमें असिस्ट करते हैं. Next we have graft. It is created for placing biological or semi-biological or synthetic material between artery and vein. This is used when fistula is not possible. Okay. Complication, thrombosis and infection are the most common complication in the graft process. फिस्टुला में क्या होता है कि anastomosing an artery and vein either side of end of the side. Arterial segment is the most for outflow and venous segment is for inflow. Okay. आर्टेरियल सेगमेंट आउटफ्लो के लिए होता है और वीनस सेगमेंट जो होता है इनफ्लो के लिए होता है जब हम इसको चालू करते हैं डायलिसिस के प्रोसेस को. एंड मैच्योरिटी ऑफ द फिस्टुला विल टेक 4 to 6 weeks. And squeezing of a ball exercise which help the fistula to mature. Okay. एक बॉल दे देंगे हाथ में, उसको स्क्वीज करने के लिए बोलेंगे ताकि ये फिस्टुला है वो मैच्योर होने में इजीली हेल्प हो जाए. कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस की बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस तो हाइपोटेंशन हो सकता है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, डिस्रीदीमिया हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है. ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं. मैनेजमेंट की बात करते हैं. स्टॉप डायलिसिस एंड रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस. एडमिनिस्टर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एल्ब्यूमिन एंड मैनिटोल. Okay, now drugs used in hemodialysis, heparin and erythropoietin इंजेक्शन. तो ड्रग्स कौन सी यूज होती है? हिपेरिन और एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट आती है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस, पीडी जिसे हम बोलते हैं पीडी. तो दूसरे कलर से लिख दिया है भाई, पेरिटोनियल डायलिसिस. पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है? पेरिटोनियम एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आर द मेजर प्रिंसिपल्स. Water removal is achieved through ultrafiltration, which is created urine using higher glucose concentration in the dialysate fluid. Okay. PD catheter insertion, मतलब पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर इंसर्शन क्या होता है? इन्फॉर्म कंसेंट लेना होता है. एम्प्टी द ब्लेडर टू अवॉइड इंजरी ऑफ द ब्लेडर. यहाँ पे पीडी और कैथेटर इंसर्शन के कुछ नियम और कायदे होते हैं भाई, टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें सबसे पहले तो इन्फॉर्म कंसेंट लेना होता है. इन्फॉर्म कंसेंट लेना होता है और एम्प्टी करना होता है ब्लेडर को. और कैथेटर इंसर्टेड 3 to 5 centimeter below the umbilicus as this area free for any major blood vessels. Okay. Usual PD catheter are Swans and Tenkov and Kraft made up of silicon material with the radio oblique and performing PD exchange cycle. PD contains many exchange or cycles. One exchange or cycle consists of infusion, dual and drainage. Infusion में क्या होता है? Flowing of PD fluid into the abdominal cavity which under the influence of gravity. Okay. And dual में क्या होता है? Withholding the dialysate fluid in the abdominal cavity of prescribed period of time. Okay. Do not extend the dwell time beyond prescribed. It is increase the risk of hyperglycemia. अगर आप इसके टाइम को बढ़ा देंगे या फिर कुछ छेड़खानी कर देंगे तो इसमें हाइपरग्लाइसेमिया के रिस्क बढ़ सकता है. ड्रेनेज में क्या होगा? वंस द ड्वेल टाइम इज ओवर द ड्रेनेज विल बी स्टार्टेड
and unclamping the catheter under the influence of gravity. Okay, normal PD drainage is colorless or straw colored. If the drainage is cloudy and peritoneous, you need it to be suspected the patient. Okay, heparin, potassium and antibiotic may be added to PD fluid. Okay, ताकि इन्फेक्शन का खतरा, इन्फ्लेमेशन का खतरा बचा रहे. ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीडी क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीडी, तो यहाँ पे आता है पर्टिनोटाइटिस, पेरिनोटाइटिस. ओके, फिर यहाँ पे लीकेज, उसके बाद हमारा ब्लीडिंग एंड देन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि हमारा एब्डोमिनल हर्निया एंड हेमोरॉइड्स, लोअर बैक किक एंड एनोरेक्सिया. ओके, फिर हमारे टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, एक्यूट, इंटरमिटेंट पीडी एंड कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पीडी. यहाँ पे एक्यूट, इंटरमिटेंट पीडी. इसके बाद हमारे पास है कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पीडी. ओके, तो एक्यूट में क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट. पीडी इज परफॉर्म्ड विद the help of PD machine. It removes fluid gradually. Okay, continuous ambulatory PD क्या होता है? After infusion of dialysate, patient fold back the bags, clamp and catheter and move around. Okay, patient is ambulatory uh, during dwell time. Once dwell time is over, patient lie down and drainage will be initiated. Now renal transplant. Now the condition is renal transplant. रेनल ट्रांसप्लांट में क्या था? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी फ्रॉम अ लिविंग या फिर कैवेडर डोनर टू द क्लाइंट विद एंड स्टेज रीनल डिसीज. ओके, किसी को एंड स्टेज थर्ड हो गई है तो इसका रीनल ट्रांसप्लांट जरूरी होता है. डोनर स्कैंड होता है, ABO इनकम्पेटेबिलिटी, टिश्यू स्पेसिफिक एंटीजन एंड हिस्टोकम्पेटेबिलिटी एंड कम्युनिकेबल डिसीज तो नहीं है, तो ये सब चेक होता है. एंड कोल्ड स्टीमिक टाइम चेक होता है. तो इसमें क्या 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 चेक होता है एक बार लिख लो. डोनर स्क्रीन फॉर ABO एंड ब्लड कंपेटेबिलिटी वगैरह वगैरह. ओके, जो मैंने आपको बताया. फिर होता है कोल्ड स्टीमिक time gap between cessation of blood of flow kidney and time required for anastomosis of kidney to the recipient. Okay, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव दो प्रोसेस होते हैं. प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव. ठीक है, इसमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं प्री ऑपरेटिव में. कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस 24 आवर बिफोर एंड इन्फेक्शन को देखते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव में यूरिन आउटपुट में बी एस्टेब्लिश्ड इमीडिएटली. हीमोडायलिसिस इज नीडेड अंटिल एन एडिक्वेट रीनल फंक्शन इज एस्टेब्लिश्ड. डेली वेट मॉनिटरिंग करेंगे. ग्राफ्ट रिजेक्शन में हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट rejection occur within minutes to hour and acute rejection usually within 6 weeks and chronic rejection occurs in months or to year after the transplantation. Okay, इसमें ओलिगोयूरिया, एडिमा, फीवर, इंक्रीज BP, वेट गेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, ये सब देखने को मिलेगा. मिसलेनियस यूरिनरी डिसीज में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ जाएगा एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ जाएगा, जिसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस,
फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस एंड लेट्रोजेनिक इनकॉन्टिनेंस, ये सब होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपने पढ़ाई है, जैसे कि यूटीआई इज कॉज्ड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, अपर यूटीआई जिसमें कि पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल पेल्विस, ओके, एंड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी। लोअर यूटीआई में क्या आता है, सिस्टाइटिस एंड प्रोस्टाइटिस एंड यूरेथ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरिथ्रा, ये सब इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन में फ्रीक्वेंट पेन होता है, बर्निंग, मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नोक्चूरिया, इनकॉन्टिनेंस, फीवर, चिल्स, फ्लैंक और लोअर बैक एक, टेंडरनेस और कन्वर्टेबल एंगल्स, ओके, कॉलोनी काउंट ऑफ एटलीस्ट 10 lakh per ml of urine is the major criteria for UTI. Okay, hematuria more than 4 RBCs per high power filled. Okay, pyuria more than 4 WBC per high power filled. Diagnosis urine culture and sensitivity. मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे एंड एसिड एस डाइट देंगे एंड पेरिनियल केयर देंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे। ओके, पाइलोनेफ्राइटिस में रिपीटेड अटैक ऑफ यूटीआई होता है, दैट्स लीड पाइलोक्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है इसमें। ओके, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में मैंने आपको बताया स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है। ठीक है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन व्हेन एन overactive bladder cause the sudden urge to urinate. Reflex incontinence, involuntary urine off due to hyperreflexia. Okay, next we have functional incontinence, normal lower urinary tract infection, cognitive and difficult to avoid. मैनेजमेंट की बिहेवियर थेरेपी देंगे, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट देंगे एंड सर्जिकल मैनेजमेंट में इफ एनी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम प्रेजेंट। ओके, यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है, inability to empty bladder, okay, complete during voiding, causes diabetes mellitus, prostate enlargement and complication, infection, calculi and pyelonephritis, ये होता है। फिर हमारा न्यूरोजेनिक ब्लेडर होता है, जिसमें ब्लेडर डिस्फंक्शंस ड्यू टू लीजन इन द नर्वस सिस्टम। ओके, फिर हमारा विस्को कोलिट्रल रिफ्लेक्स, retrograde or backflow of urine from bladder to ureter, even sometimes in kidney, is known as VUR, vesicoureteral reflex. Okay, diagnosis voiding and uroflowmetry, ये सब हमारा रीनल सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है और डिसऑर्डर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट डिसऑर्डर या फिर अनॉटमेंट फिजियोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक की पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हैं सीधा और प्लीज़ इसको रिवाइज करिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।